Now, my next article is speed of longitudinal wave or sound wave in any material medium. Speed of sound wave or longitudinal wave. Longitudinal wave in एनी मीडियम, किसी भी मीडियम में बातचीत कर रहे हैं अभी हम। मैं जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन सबसे पहले ऑब्टेन करूंगा। इट्स जनरलाइज्ड इन टू मैनर, साउंड वेव के लिए या जनरलाइज्ड किसी भी लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए मैं यह एक्सप्रेशन लगा रहा हूं। एंड इट्स जनरलाइज्ड ऑल्सो जनरलाइज्ड फॉर एनी मीडियम। दैट मीडियम में बी एयर, that medium may be any gas, that medium may be any liquid, that medium may be water, that medium may be any solid, that medium may be steel, that medium may be copper or any type of solid medium। किसी भी तरह के मीडियम में यदि कोई लॉन्गिट्यूडनल वेव है या यदि कोई साउंड वेव है तो वो किस स्पीड के साथ में ट्रेवल करेगी। मैं वंस अगेन एक ट्यूब इमेजिन कर रहा हूं। इस ट्यूब में लॉन्गिट्यूडिनल वेव ट्रेवल कर रही है। मैं किसी भी इंस्टेंट पर एक यह एलिमेंट ले लेता हूं जो एलिमेंट x पर है और दूसरा यह एक एलिमेंट ले लेता हूं, यह एलिमेंट है x प्लस डेल्टा x पर। तो सबसे पहले मैं कहता हूं इस एलिमेंट का वॉल्यूम v होगा। द वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट वुड बी v। यह वॉल्यूम के लिए एक्सप्रेशन हम कैसे लिख सकते हैं? साधारण तरीका है, हम कहेंगे if cross section area is A, then volume of this element would be equal to V, and that volume would be A into delta x. This is the volume of element, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू यहां x है, x प्लस डेल्टा एक्स, तो लेंथ हुई डेल्टा एक्स की, तो इतना वॉल्यूम हो। नाउ व्हाट वुड बी मास ऑफ दिस एलिमेंट? इफ डेंसिटी ऑफ एलिमेंट, इफ डेंसिटी ऑफ मीडियम इज रो, इफ डेंसिटी ऑफ मीडियम इज रो, तो मास ऑफ एलिमेंट लिखा जा सकता है, mass of this element would be density into volume or density into area into delta x. This would be mass of the element. अब हम कहते हैं इधर एक तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिखी जा सकती है। That displacement equation would be written like this: S is equal to S naught sin omega into t minus x by v। हम एक प्रेशर इक्वेशन भी लिख सकते हैं। प्रेशर वेव के लिए जो इक्वेशन लिखेंगे, दैट प्रेशर वेव इज P naught sin omega t minus x by v, or this pressure P would be equal to K beta
एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाय वी। मैंने पिछले आर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिखी है, डिस्प्लेसमेंट वेव इक्वेशन और प्रेशर वेव इक्वेशन। मैंने एक गलती करी, उस गलती को यहां पर सुधारना पड़ेगा। इस तरह की गलती कभी नहीं करना। क्या गलती है, क्या आपको समझ में आ रही है? भाई अभी अभी हमने समझाया डिस्प्लेसमेंट वेव और प्रेशर वेव π/2 के फेज से डिफर करती हैं, और यदि यह π/2 के फेज से डिफर करती हैं तो इधर यदि साइन लिखा गया है तो इधर कॉस लिखाएगा, कॉस। तो यह डिस्प्लेसमेंट वेव हुई, यह प्रेशर वेव हुई। डिस्प्लेसमेंट एस इज एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाय वी, प्रेशर पी, दिस वेव इक्वेशन इज पी नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस एक्स बाय वी। पी नॉट की जगह लिख दिया मैंने के बीटा एस नॉट, पी नॉट की जगह के बीटा एस नॉट। हियर के इज वेव नंबर, बीटा इज बल्क मॉड्यूलस एंड एस नॉट इज डिस्प्लेसमेंट वेव इक्वेशन। अब मैं यह इसको दोबारा लिखता हूं, P इज इक्वल टू के की जगह मैं ओमेगा बाय वी इंटू बीटा एस नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस एक्स बाय वी। दिस इज द प्रेशर वेव इक्वेशन फाइनली, जो हमने लिखी हुई है। ध्यान रहे, दिस प्रेशर P नॉट, प्रेशर एम्पलीट्यूड इज के बीटा एस नॉट, और के की जगह मैं लिखूं ओमेगा बाय वी बीटा एस नॉट। ये सारी चीजें मैंने पिछले आर्टिकल में सीख रखी और पिछले आर्टिकल से लिख दी है। पिछले आर्टिकल के कंक्लूजन है यह डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, प्रेशर इक्वेशन। डिस्प्लेसमेंट वेव, प्रेशर वेव, प्रेशर P नॉट इज इक्वल टू के बीटा एस नॉट, के की जगह ओमेगा बाय वी, इट्स एंगुलर वेव नंबर, बीटा इज बल्क मॉड्यूलस। इस तरह से अब देखिए, हम कहेंगे एलिमेंट का यह जो एंड है, इधर कुछ प्रेशर P लगेगा। हियर वी विल ऑब्जर्व प्रेशर P इन दिस डायरेक्शन। इस एलिमेंट पर प्रेशर P लगेगा, एंड दैट प्रेशर P is given by this equation। अब यह जो एलिमेंट है, यह एलिमेंट तो x पर था, यह एलिमेंट x प्लस डेल्टा x पर है। इस एलिमेंट पर भी प्रेशर लगेगा, मगर क्या वह प्रेशर P ही होएगा? नहीं, कदापि नहीं। ऐसा क्यों? हम देख रहे हैं, ऑब्जर्व दिस प्रेशर वेव इक्वेशन विच सजेस्ट अस दैट प्रेशर ऑल्सो वेरीज विथ टाइम एंड पोजीशन। इंस्टेंट सेम है, हम सेम इंस्टेंट पर दोनों जगह ऑब्जर्व कर रहे हैं, मगर पोजीशन में फर्क आ गया। यदि पोजीशन में फर्क आ गया तो यदि इधर प्रेशर P है तो इस जगह पर प्रेशर P होने के बजाय P प्लस डेल्टा P होएगा। प्रेशर कुछ अलग होएगा, यदि इधर P है, इधर P प्लस डेल्टा P। प्रेशर कुछ अधिक हो सकता है, कम भी हो सकता है। यदि अधिक प्रेशर है तो उसको मैं दिखाता हूं। अधिक प्रेशर दिखाने के दो तरीके होंगे, या तो मैं नंबर ऑफ एरो बढ़ा दूं या फिर मैं एरो की लेंथ बढ़ा दूं। मैं नंबर ऑफ एरो बढ़ाने के बजाय मैं एरो की लेंथ बढ़ा देता। 1 2 3 4 5 6 एरो ही बनाऊंगा मैं, मगर एरो की लेंथ मैंने बढ़ा दी, इसका मतलब प्रेशर बढ़ गया। यह 4 एरो, 5वां एरो और यह 6ठा एरो। इस तरह से मैंने एरो की लेंथ बढ़ा दी और एरो की लेंथ बढ़ाकर मैंने अधिक प्रेशर दिखा दिया।
इस जगह पर प्रेशर होगा P प्लस डेल्टा P. Since pressure varies with time as well as position, हम सेम इंस्टेंट पर ऑब्जर्व कर रहे हैं इस एलिमेंट को, तो टाइम में तो कोई फर्क नहीं आया, मगर अलग अलग पोजीशन है, एक्स की वैल्यू में चेंज आ गया, इसलिए इधर P प्रेशर तो इधर P प्लस डेल्टा P प्रेशर. अब ये डेल्टा P हम लिख सकते हैं, जिस तरह से हमने इधर डिस्प्लेसमेंट S देखा, इस जगह पर डिस्प्लेसमेंट S देखा, और इस जगह पर डिस्प्लेसमेंट S प्लस डेल्टा S देखा, और S की इक्वेशन से हमने डिफरेंशिएट करके डेल्टा S लिख दिया था. बिल्कुल इसी तरह से इधर जब हम प्रेशर P देख रहे हैं और इधर P प्लस डेल्टा P देख रहे हैं, तो डेल्टा P हम लिख सकते हैं, वह डेल्टा P मैं लिख रहा हूं इधर. डेल्टा P इज इक्वल टू, यह कांस्टेंट टर्म है, इसे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूंगा, ओमेगा बीटा S नॉट बाय V. इस कांस्टेंट टर्म को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूंगा. कॉस को मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं, और साइन, कॉस का होता है माइनस साइन ओमेगा इंटू T माइनस X बाय V. यह कॉस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया मैंने. आर्ग्यूमेंट ऐसा कैसे रखा, उसको माइनस साइन करा. अब मैं आर्ग्यूमेंट को डिफरेंशिएट कर रहा हूं, ओमेगा T माइनस X बाय V. टाइम तो फिक्स है, टाइम तो इस एलिमेंट के लिए सेम है, तो टाइम कांस्टेंट रहेगा. ओमेगा T का डिफरेंशियल 0 और बाकी का डिफरेंशियल माइनस ओमेगा डेल्टा X बाय V. X का हो जाएगा डेल्टा X और ओमेगा बाय V कांस्टेंट. यह मैंने डेल्टा P के लिए इक्वेशन लिख दी. मैं इसे दोबारा लिख रहा हूं. डेल्टा P इज इक्वल टू, यह माइनस और माइनस प्लस हो गया, ओमेगा स्क्वायर बीटा S नॉट बाय V स्क्वायर इनटू साइन ओमेगा T माइनस X बाय V इनटू डेल्टा X. दिस इज द डेल्टा P. अब हम कहते हैं इधर प्रेशर P है, इधर प्रेशर P प्लस डेल्टा P. जो डिफरेंस इन प्रेशर है वह डेल्टा P, वह डिफरेंस इन प्रेशर आ गया, तो इस एलिमेंट पर फोर्स लगने लगेगा. फोर्स ऑन द एलिमेंट वुड बी डेल्टा P इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया. फोर्स ऑन दिस एलिमेंट वुड बी डेल्टा P इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया. मैं इस बात को इधर लिखता हूं. फोर्स on element would be equal to F, and this is equal to difference in pressure into area. यह फोर्स होगा, तो मैं इस फोर्स के लिए एक्सप्रेशन इधर फाइनली लिख देता हूं. फोर्स इज डेल्टा P इंटू एरिया, और इसमें एरिया मल्टीप्लाई कर देता हूं, ओमेगा स्क्वायर बीटा S नॉट इंटू एरिया बाय V स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा T माइनस X बाय V इंटू डेल्टा X. अब यह जो फोर्स होता है, यह जो फोर्स होगा, दिस फोर्स would be equal to mass into acceleration. This force would be equal to mass into acceleration. Or acceleration would be equal to force upon mass.
यह फोर्स के लिए एक्सप्रेशन लिखा हुआ है और यह मास लिखा हुआ है। तो फोर्स अपॉन मास करके मैं एक्सीलरेशन के लिए अब एक्सप्रेशन लिख रहा हूं। एक्सीलरेशन ऑफ दिस एलिमेंट, एक्सीलरेशन इज, फोर्स इज दिस और मास इज रो ए डी एक्स, रो ए डेल्टा एक्स। तो एरिया से एरिया कैंसिल होगा, डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स, सिर्फ डिनोमिनेटर में रो आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं फोर्स अपॉन मास कर रहा हूं। देखिए जरा, यह एरिया टर्म और यह एरिया टर्म, यह कैंसिल होएगा, डेल्टा एक्स टर्म और यह डेल्टा एक्स टर्म, यह कैंसिल होएगा और डिनोमिनेटर में रो दिखने लगेगा। तो यह इक्वेशन दिखने लगेगी ओमेगा स्क्वायर बीटा एस नॉट अपॉन वी स्क्वायर रो इंटू कॉस ऑफ और सॉरी साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस एक्स बाय वी। और एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाय वी, इसे मैं एस लिख देता हूं। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बीटा बाय वी स्क्वायर रो इनटू एस। दिस इज द एक्सीलरेशन। जरा ध्यान से देखिए। अब एक बात और जरा ध्यान से हमको बात देखना है कि डिस्प्लेसमेंट हम इस तरफ देख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट हम इस तरफ देख रहे हैं और नेट फोर्स इस तरफ है, एक्सीलरेशन नेगेटिव है। तो हम इसे रेस्टोरिंग शब्द इधर लिख देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। रेस्टोरिंग फोर्स, रेस्टोरिंग फोर्स, इधर हम रेस्टोरिंग शब्द लगा देते हैं। रेस्टोरिंग फोर्स, इधर भी रेस्टोरिंग शब्द लगा देते हैं, इधर रेस्टोरिंग। ऐसा क्यों, जरा ध्यान से देखिए। हमने डिस्प्लेसमेंट इस तरफ देखा और अब इस पूरे एलिमेंट पर फोर्स इस तरफ, क्योंकि वह वेव है। वेव में कोई सा भी पार्टिकल एसएचएम करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, उस पर जो नेट फोर्स है वो हमेशा अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो रेस्टोरिंग फोर्स ऑफ ऑन एलिमेंट, रेस्टोरिंग फोर्स ऑन एलिमेंट, दिस इज डेल्टा पी इंटू ए, दिस इज रेस्टोरिंग फोर्स, दिस इज रेस्टोरिंग एक्सीलरेशन। और इधर हम लिखेंगे रेस्टोरिंग एक्सीलरेशन, restoring acceleration. This is restoring acceleration. Now, यह restoring acceleration for SHM हम अच्छी तरह से जानते हैं। restoring acceleration is given by omega square s, omega square into displacement for simple harmonic motion of this element। हम अच्छी तरह से जानते हैं वेव मोशन के दौरान किसी भी एलिमेंट का, किसी भी पार्टिकल का सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। और सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए दिस इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। यह हमने वेव्स एंड ऑसिलेशन चैप्टर के, वेव्स एंड ऑसिलेशन यूनिट के पहले चैप्टर में, एसएचएम में सबसे पहले ऑलरेडी यह बात सीख रखी है। वी कंपेयर द टू इक्वेशन, compare this equation with equation of SHM, equation of
SHM, जो कि नीचे लिखी हुई है. We conclude that omega square beta by V square rho is equal to omega square. This omega square equal to omega square beta by V square. Omega square get cancelled on both the side. दोनों साइड से omega square cancelled, and we'll get V square is equal to beta by rho. Or velocity is under root of bulk modulus upon density. वेलोसिटी, यही हमें वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव ही चाहिए था. दिस इज वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, दिस इज वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, दिस इज वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, यही हमें चाहिए था. इस ट्यूब के अंदर जो दिस V इज द वॉल्यूम. ध्यान रहे, मैं एक गलती कर रहा हूं, इधर वॉल्यूम V0 लिख देता हूं, कहीं गड़बड़ी नहीं हो जाए आपके सोचने में. यह वॉल्यूम V0 लिख देता हूं. दिस वॉल्यूम इज V0. इस ट्यूब के अंदर कोई मीडियम, उस मीडियम में लॉन्गिट्यूडनल प्रोपोगेटिंग वेव या साउंड वेव which is traveling in this direction with some velocity v. V is the wave velocity. और मुझे वही स्पीड ऑफ साउंड वेव या लॉन्गिट्यूडनल वेव डिटरमाइन करना थी कि यदि इस ट्यूब के अंदर कोई लॉन्गिट्यूडनल वेव है, कोई साउंड वेव है, तो किस स्पीड से ट्रैवल करेंगी. और उस स्पीड ऑफ साउंड वेव को डिटरमाइन करने के लिए मैंने क्या करा, मैंने सबसे पहले जो भी इसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव है उसके लिए डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिख दी, कोई काम की नहीं है. प्रेशर इक्वेशन लिखी, प्रेशर इक्वेशन के सभी फॉर्मेट ही लिख दिए मैंने एक बार रिवाइज कराने के लिए. और इस इक्वेशन में यह जो V टर्म है x by v, ये जो V टर्म है, दिस इज द velocity of longitudinal wave, this is the velocity of sound wave in this tube. और मुझे यही वेलोसिटी डिटरमाइन करनी थी कि किस वेलोसिटी से साउंड वेव इसमें ट्रेवल करेगी. मैंने इधर एक एलिमेंट, इधर एक एलिमेंट, इसके बीच में एयर का एक एलिमेंट चूज कर लिया, x और x प्लस डेल्टा x. क्रॉस सेक्शन एरिया यदि a है तो इसका वॉल्यूम मैंने लिख दिया. यदि इसके अंदर जो गैस है या जो एयर है उसकी डेंसिटी रो है तो उसका मास लिख दिया. यह मैंने अलग से लिखकर रख दिया. फिर मैंने कहा कि इस एंड पर प्रेशर P लगेगा और इस एंड पर प्रेशर P प्लस डेल्टा P. तो यह तो प्रेशर P हुआ और इस एंड पर जो P प्लस डेल्टा P लगेगा तो डेल्टा P के लिए मैंने इक्वेशन लिख दी. अब इधर प्रेशर कम है, इधर प्रेशर ज्यादा है, इस वजह से इस पूरे एलिमेंट पर एक फोर्स लगने लगेगा. डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगने लगेगा, एक रेस्टोरिंग फोर्स लगने लगेगा इस एलिमेंट पर, और वह रेस्टोरिंग फोर्स होगा डेल्टा P इंटू एरिया. वह रेस्टोरिंग फोर्स के लिए एक्सप्रेशन मैंने इधर लिखा, द एक्सप्रेशन फॉर द रेस्टोरिंग फोर्स. अब दिस रेस्टोरिंग फोर्स अपॉन मास वुड बी द रेस्टोरिंग एक्सीलरेशन. तो यह रेस्टोरिंग फोर्स में मैंने मास डिवाइड कर दिया तो रेस्टोरिंग एक्सीलरेशन आ गया. रेस्टोरिंग एक्सीलरेशन के लिए इक्वेशन देखकर मुझे बिल्कुल साफ समझ में आ गया कि यह एलिमेंट SHM करेगा. यदि यह एलिमेंट SHM करेगा तो रेस्टोरिंग एक्सीलरेशन के लिए जो SHM है और SHM के लिए जो एक जनरलाइज इक्वेशन लिख रखी है, रेस्टोरिंग एक्सीलरेशन इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x, ओमेगा स्क्वायर इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो हमने उसको कंपेयर कर लिया, इससे हमें ओमेगा स्क्वायर मिल गया. ओमेगा स्क्वायर को इक्वेट कर दिया और हमें वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव मिल गई. वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव आ रहा है बीटा अपॉन रो. बीटा इज बल्क मॉड्यूलस ऑफ मीडियम
एंड रो इज डेंसिटी ऑफ मीडियम। किसी भी मीडियम के लिए बीटा की फिक्स और कांस्टेंट वैल्यू होती है। किसी भी मीडियम में बीटा की फिक्स और कांस्टेंट वैल्यू होती है। कोई सा भी हम मीडियम लेंगे, एयर लें, गैस लें, लिक्विड लें, वाटर लें, सॉलिड लें, उसके लिए बल्क मॉड्यूलस की एक फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है। इसी तरह से बल्क मॉड्यूलस जैसा हमने जीपीएम में डिटरमाइन करना सीख रखा है। रो इज डेंसिटी ऑफ मीडियम। रो इज डेंसिटी ऑफ मीडियम। फॉर एनी मीडियम डेंसिटी वुड ऑलवेज बी अ फिक्स एंड अ कांस्टेंट वैल्यू। हम एयर की डेंसिटी डिटरमाइन कर सकते हैं, एक फिक्स वैल्यू होगी। हम कोई सी भी गैस लें, उसकी एक फिक्स डेंसिटी होगी। हम हाइड्रोजन गैस ले, ऑक्सीजन गैस ले या हीलियम गैस ले, उसकी डेंसिटी की फिक्स वैल्यू होगी। हम यदि वाटर मीडियम की बात करें तो वाटर की फिक्स डेंसिटी है। हम कोई सा भी लिक्विड ले तो उसकी फिक्स डेंसिटी है। हम कोई सॉलिड ले तो उसकी डेंसिटी भी बिल्कुल फिक्स है। किसी भी मीडियम के लिए उसका बल्क मॉड्यूलस भी एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, उसकी डेंसिटी भी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव in any medium would always come out to be a constant value, a fixed value at fixed conditions of physical parameters. सारे physical parameters fix रहते हैं तो किसी भी मीडियम के अंदर velocity of sound wave or velocity of longitudinal wave would always comes out to be a constant and a fixed value, which could be easily calculated if bulk modulus of that medium is known to us, if density is known to us. मीडियम के बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू यदि हमें पता है, मीडियम के डेंसिटी की वैल्यू यदि हमें पता है, तो हम उस मीडियम के अंदर साउंड वेव की वेलोसिटी या फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव की वेलोसिटी इस इक्वेशन से, इस फॉर्मूले से डिटरमाइन कर सकते हैं। देखिए, एक और बात मैं बताना चाहूंगा। बल्क मॉड्यूलस ऑफ मीडियम, इट सजेस्ट अस द इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम एंड डेंसिटी ऑफ मीडियम, it suggests us the inertial property of the medium. Bulk modulus gives us the elastic property of the medium, कि वह मीडियम कितना इजिली, कितना जल्दी अपना शेप साइज रिटेन करता है, अपना वॉल्यूम रिटेन करता है। एंड डेंसिटी गिव्स अस द इनर्शियल प्रॉपर्टी, मतलब वह मीडियम कितना इनर्शिया ऑफर करता है, कितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है टू एनी चेंज। Velocity of longitudinal wave, velocity of sound wave depend on elastic property and inertial property of the medium. Velocity of sound wave or the velocity of longitudinal wave always depend on elastic property and the inertial property of the medium. And one can always write velocity of longitudinal wave is under root of elastic property upon the inertial property. Elastic property upon the inertial property. It's directly proportional to under root of elastic property and inversely proportional to under root of inertial property of the medium, and it's fixed for a medium. It's fixed for a medium at constant physical parameters. Fix for any medium at constant values of फिजिकल पैरामीटर्स। बाकी कौन से पैरामीटर्स पर डिपेंड करेगा हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। दिस इज वेलोसिटी ऑफ एनी लॉन्गिट्यूडनल वेव और एनी साउंड वेव।
बड़े ध्यान से देखिए, स्पीड ऑफ साउंड वेव। आज के दिन हम इतना ही करते हैं। हमारे इस लेक्चर को, इस कंसेप्ट को हम कल के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे और इसके बाद आगे के कंसेप्ट में एग्जैक्टली यहीं से समझाऊंगा। वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव, वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव से ही समझाऊंगा कि एयर के अंदर, अलग अलग गैसेस के अंदर साउंड वेव की क्या वेलोसिटी होती है, क्या स्पीड होती है और वह किन किन बातों पर, किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, और आगे ढेर सारे एनालिटिकल कंसेप्ट, प्रैक्टिकल कंसेप्ट, वह सारे साउंड वेव से रिलेटेड समझाऊंगा। यह सारी चीज बड़े ध्यान से देखिए। वंस अगेन, ये जो वेव्स यूनिट है, इट्स नॉट एन इजी यूनिट, यह आसान यूनिट नहीं। इसको पढ़ना, इसको समझना, इसको दिमाग में बैठाना, दैट्स रियली अ चैलेंजिंग टास्क। सबसे पहली बात, इसी वजह से इसको 11th क्लास के सबसे अंतिम में पढ़ा जाता है। अन्यथा 11th क्लास का पहला, दूसरा, 5वां या 10वां चैप्टर होता। ऐसा नहीं है, 11th क्लास के बिल्कुल आखिरी में फिजिक्स में पढ़ते हो आप, क्योंकि इसी पोजीशन पर इसको पढ़ा जाना चाहिए। दूसरी बात, यू नीड मल्टीपल रीडिंग्स। जैसे जैसे अब आप जो सुन रहे हो, समझ रहे हो, इसके साथ ही अब आपको बुक्स पढ़ना चालू कर देना चाहिए। मल्टीपल रीडिंग्स, इन्हीं लेक्चर को आप 2 बार 3 बार सुनेंगे तो आपको फायदा होगा। आप साथ में बुक्स भी पढ़िए और पैरेलली यदि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करना स्टार्ट कर दिया जाए तो डबल बेनिफिट मिलने लगता है। जैसे आज तक का लेक्चर समझा, साथ में ही यदि आप स्टडी पैकेज को भी देखने लगो, सॉल्व करने लगो, उसमें कितने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कर पा रहे हो जरा आप कोशिश करो। 2, 4, 5 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी यदि आपने करे तो इस लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, अगला लेक्चर समझने में और आसानी हो जाएगी। तो जैसे जैसे मैं पढ़ाते जा रहा हूं, अब अभी से ही साथ साथ में रेफरेंस बुक, टेक्स्ट बुक पढ़िए। रेफरेंस बुक और टेक्स्ट बुक के अंदर जो इलस्ट्रेटिव न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए। कुछ एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। खुद से आगे रहकर समझने की कोशिश कीजिए। हो सकता है आपके अंदर एक न्यूटन हो, जिसको कभी पढ़ाने, सिखाने, समझाने की आवश्यकता नहीं है, जो खुद से ही फिजिक्स जानता है, समझता है और खुद से ही फिजिक्स को डेवलप करना भी जानता है। इतना पढ़ाने सिखाने के बाद हो सकता है आगे की चीज न्यूटन की तरह आप अपने आप ही पढ़ ले, मुझको पढ़ाने और सिखाने की जरूरत नहीं पड़े। एनीवे, न्यूटन का ना मैंने नाम लिया है। अगला आर्टिकल डेफिनेटली मेरा न्यूटन से ही रिलेटेड है, न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स फॉर्मूले से ही रिलेटेड है, पर कल के दिन कराऊंगा। आज इतना ही। गुड बाय, गुड डे।